जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदशिरा त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जो कि बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पिछले 7 वीडियोस में आपको दे चुका हूं, जहां पर बेसिक से लेकर के ए टू जेड सब कुछ आपको बताया हुआ है। पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे सिलेबस में क्या क्या हमको पढ़ना है, और आज उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से न्यूमेरिकल पोर्शन अपना, जिसमें सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे स्टैटिस्टिकल एवरेज, या फिर उसको कह सकते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप। यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, कंटेंट पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना किसी विलंब के मिल सके। बाकी हमारे चैनल पर और भी कई सारे वीडियोस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोवाइड कराए गए हैं, जिनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको जाकर चेक कर लीजिएगा। अगर आपके लिए उपयोगी हो तो देखिएगा और अपने उन साथियों, सहयोगियों, सहपाठियों के साथ में शेयर करिए जिनके लिए वो महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, या फिर और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सांख्यिकी माध्य या केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप। हमने आपको बताया था इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। मीन, मीडियन, मोड पढ़ना है, जीएम और एचएम पढ़ना है। कहने को तो ये 5 हैं, लेकिन इसको काफी लंबा विस्तृत करके हम लोग को ए टू जेड चीजों को समझते हुए आगे चलना है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर केंद्रीय प्रवृत्तियां क्या होती हैं। तो देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति पिछले वीडियो में भी बताया था, केंद्र का मतलब होता है बीचों बीच में। केंद्र का क्या मतलब होता है? बीचों बीच में, एकदम जो मिड में है उसको कहते हैं ये केंद्र है। ओके। अब प्रवृत्ति का मतलब होता है आदत, जैसे कहते हैं इसकी प्रवृत्तियां ही ऐसी हैं, तो मतलब इसकी आदतें ही ऐसी हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? कि ऐसा डाटा, ऐसा समंक जिसका स्वभाव बीचों बीच में केंद्रित होने का है, और साथ ही साथ अन्य जितनी भी सूचनाएं हैं वो सब भी इसी से संकेंद्रित होती हैं, मतलब इसके आसपास घूमती हैं। अगर मैं इसको पिकअप करता हूं, अगर मैं इसको पिकअप करता हूं, समझ लो बाकी की सभी सूचनाएं हमारे पास आ जाती हैं। ओके। जैसे आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा, जब युद्ध चल रहा होता है तो बाहुबली और वो जो दूसरा वाला है विलन, वो दोनों, मतलब उसका जो भाई होता है, मुझे नहीं याद है, मूवी की ज्यादा शौक नहीं है, वो दोनों का टारगेट क्या होता है? वो जो राक्षस होता है, मतलब जिससे युद्ध हो रहा होता है, उसको मारने का। क्यों? क्योंकि वो मिड पॉइंट था, वो सेंटर था उन पूरे समूह का, और जैसे ही उसको मार दिया गया, सारे लोग ने क्या किया? अपना हथियार डाल दिया। समझ रहे हो ना? तो ये सेंट्रल टेंडेंसी है। वो जितने भी सैनिक थे वो सब किससे संकेंद्रित थे? वो बीचों बीच में जो बैठा हुआ था उससे संकेंद्रित थे, और जैसे ही उसको टारगेट करके उसको खत्म किया, बाकी सब अपने आप खत्म। ठीक है। इसी तरीके से जैसे सब्जियां लेने जाते हो, ठीक है, मूंगफली खरीद रहे होते हो, कुछ भी मतलब खरीद रहे होते हो, तो जब आप खरीदने जाते हो तो देखते हो वो जो दुकानदार होता है उसने क्या किया होता है? छोटी छोटी चीजें अपनी तरफ खिसका के, सब्जी वगैरह में छोटी छोटी जो आइटम्स है, छोटे छोटे, उनको अपनी तरफ खिसका के रखता है। और जो बड़े साइज की चीजें हैं, ठीक ना, जैसे कुछ भी आलू टमाटर आपको कुछ लेना है, तो देखो जो बड़े साइज के हैं वो बाहर की तरफ उनको उभार के रखता है ना। लेकिन जब कोई छांटने जाता है ना, तो क्या करता है? वो उधर से देखता है, बीचों बीच से कोई वैल्यू उठाता है, कि देखते बीच में अगर सब सही है तो इसका मतलब आगे पीछे सब सही है। ठीक। और अगर आगे आगे की ठीक है तो फिर इसका मतलब उधर तो ठीक है, इधर दिक्कत है, इसका मतलब विषमता, इसकी उन्नस आ जाएगी। बताया था ना इसकी उन्नस क्या होता है। ऐसे ही जो लोग ये अनाज खरीदते हैं, वो लोग देखो, कभी आप अगर देखे हो तो वहां पर देखिएगा, वो लोग अनाज में पूरा हाथ डाल देंगे, और उसके बाद बीच में से मुट्ठी भर अनाज लेकर के आएंगे और उसको देखेंगे कि ये कैसा है, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो अच्छा अनाज सभी रखेंगे, अंदर से निकाल के लाएंगे, देखेंगे वहां कैसा है। तो क्या है? सेंटर टेंडेंसी। जो बीच की वैल्यू है वो सभी को अपने आसपास केंद्रित करने की प्रवृत्ति उसके अंदर पाई जाती है। यही सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन देखोगे, यही मिलेगी। एक ऐसा पद मूल्य जो बीचों बीच में स्थित होता है और बाकी सभी पद समूह पदों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, या बाकी सभी पद उसी से संकेंद्रित हो रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी है, हमको यही पढ़ना है इसमें। ये सब सेंट्रल टेंडेंसी है, जैसे मीन, मीडियन, मोड, जीएम और एचएम। अब यहां पर बात करते हैं कि आखिर ये जो स्टैटिस्टिकल एवरेजेस की बात करी गई, तो ये एवरेज कितने प्रकार के होते हैं? एवरेज 3 प्रकार के होते हैं। एक मैथमेटिकल एवरेज होते हैं, एक पोजिशनल एवरेज होते हैं, और एक बिजनेस एवरेजेस होते हैं। तो हम लोगों को 2 पढ़ने हैं, एक मैथमेटिकल एवरेजेस पढ़ने हैं, और दूसरे कौन से पढ़ने हैं? पोजिशनल एवरेजेस पढ़ने हैं। जो बिजनेस एवरेजेस होते हैं, वो जब बीबीए आप करते हैं तो वहां पर आपको पढ़ना होता है, मूविंग एवरेजेस वगैरह उसमें आते हैं। तो मैथमेटिकल एवरेजेस कौन है? 3 एवरेज ऐसे होते हैं जो मैथमेटिकल होते हैं। याद रखना, एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, टीजीटी, पीजीटी,
नेट वेट में सब में पूछा जाता है। मैथमेटिकल एवरेज कौन कौन से होते हैं? जो मीन होता है, जीएम होता है और एचएम होता है। मीन, जीएम, एचएम ये तीनों ही मैथमेटिकल एवरेज होते हैं। अच्छा, पोजिशनल एवरेज कौन होते हैं? मीडियन, मोड और पार्टीशन वैल्यूज जो होती हैं, मीडियन, मोड और पार्टीशन वैल्यूज जो होती हैं वो पोजिशनल एवरेजेस होते हैं। मतलब वो स्थिति को बता रहे होते हैं और ये गणितीय शुद्धता को बता रहे होते हैं। कौन? जब हम मैथमेटिकल की बात करते हैं। तो आज हम लोग मैथमेटिकल में पहला जो हमारा एवरेज है उसको शुरू करने वाले हैं, जिसको कहा जाता है अर्थमेटिक मीन, या फिर हम उसको कहते हैं मीन, या फिर कहते हैं उसको एवरेज। जब कभी भी सांख्यिकी में एवरेज की बात करी जाए तो समझ लेना मीन की बात करी जा रही है या फिर अर्थमेटिक मीन की बात करी जा रही है। मीन या अर्थमेटिक मीन या एवरेज एक ही बात होती है सब, ठीक है ना? बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो मीन क्या होती है? मीन का मतलब है माध्य, मतलब जो बीचों बीच में स्थित है। और जितने भी सांख्यिकीय माध्य हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ माध्य अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा माध्य कौन होता है, तो इसी को यह गौरव प्राप्त हुआ है। मतलब जो माध्य होती है, समांतर माध्य होती है, जो अवसत होता है, उसी को सर्वश्रेष्ठ माध्य का दर्जा दिया गया है। अब क्यों इसी को सर्वश्रेष्ठ माध्य का दर्जा दिया गया? तो आदर्श गुण अगर देखे जाएं तो सबसे ज्यादा इसी के अंदर पाए जाते हैं। मतलब जो आइडियल क्वालिटीज होनी चाहिए किसी भी एवरेज में वो सबसे ज्यादा इसी में पाई जाती हैं। पहली क्वालिटी, ये सभी पद समूहों को लेकर के चलता है, किसी भी पद को छोड़ता नहीं है, सभी पदों को लेकर के चलता है। दूसरी बात, इसमें जो पद जैसा होता है उसको उसी के अनुरूप रखा जाता है। मतलब इसमें दो तरीके की मीन होती है, सिंपल मीन, वेटेड मीन, तीसरी भी होती है कंबाइंड मीन। तो मतलब इतनी ज्यादा विस्तृत और किसी भी माध्य का नहीं है, ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है। मतलब थोड़ा बहुत चेंज, इंटरचेंज करके इधर उधर हम अपनी आवश्यकता अनुसार इसको बदल भी सकते हैं और किसी को बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसको आइडियल मीन भी कहा जाता है, मतलब ये आदर्श माध्य भी इसको कहा जाता है। बात क्लियर है? अब बात आती है कि आखिर मीन होता क्या है, एवरेज क्या होता है। तो देखो, पद समूह में दिए गए सभी पदों के योग से पदों की संख्या, किसी भी पद समूह में दिए गए सभी पदों के योग को पदों की संख्या से विभाजित करने पर जो विभाजन मूल्य प्राप्त होता है उसी को मीन कहा जाता है। बहुत सिंपल तरीके से देखो, जिनको स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं पता, जिनको पता ही नहीं कि स्टैटिस्टिक्स नाम की कोई चीज होती है, जिनको पता नहीं एवरेज मीन भी कोई चीज होती है, उनको भी बंटवारा पता होता है। निरक्षर लोग ज्यादा लड़ाई करते हैं बंटवारे के लिए और उनको एक एक चीज पता रहती है कि औसत रूप में मुझे कितनी मिलेगी। 4 भाइयों का बंटवारा हो रहा हो, 40,000 45,000 रुपए बंटने को हो मुश्किल से, देखो सबको पता होगा कि हमारे हिस्से में कितना आएगा। मान लो 40 है तब तो सबको पता है 10-10 आएगा। मान लो 48,000 है और 4 लोगों में बंटना है तो भी उनको पता है कि प्रत्येक को कितना मिलेगा, 12,000, है ना? तो देखो हम क्या करते हैं, टोटल वैल्यू को जब नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते हैं तो जो विभाजन मूल्य मिलता है उसी को क्या कहा जाता है, माध्य कहा जाता है, औसत कहा जाता है, एवरेज कहा जाता है, मीन कहा जाता है, अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। यही है। पापा कुछ बाजार से लेके आए सामान, मान लो 3, उनके बेटा बेटी मिला के 3 हैं और वो 9 आइटम लेके आए, जो भी लेके आए थे वैल्यूज, ठीक है ना? मान लो इस समय सेब का सीजन चल रहा है, सेब लेके आए 2 किलो और उस पर 9 चढ़े थे, कहा तीनों में बांट लो। तो उनको पता है कि 9 को 3 से बांटेंगे प्रत्येक को 3-3 मिलेगा। उस छोटे बच्चों को ये नहीं पता है कि यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स लग रही है, लेकिन उनको ये पता है कि औसत में मिलेंगे हमको 3। काहे का थे 9, हमारे हिस्से कितने आए, 3, है ना? तो देखो ये एवरेज है, यही बात एवरेज है। और क्या, इसी को बहुत सिंपल कह रहे हैं तो ऐसे कह रहे हैं, फिर हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू रखने लगेंगे। उन बच्चों को फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं था, फिर भी वो जानते थे कि औसत क्या है। तुम तो बड़े हो, तुम तो बहुत जल्दी समझ जाओगे। तो चलो देखते हैं एवरेज कौन कौन से होता है। जब बात मीन की करी जाएगी तो यहां हम लोग 3 तरीके की मीन को देखेंगे। नंबर 1 पर देखेंगे सिंपल मीन, नंबर 2 पर देखेंगे वेटेड मीन, और नंबर 3 पर देखेंगे कंबाइंड मीन। ओके, ये 3 तरीके की मीन हमको देखनी है। सिंपल मीन को x बार से प्रेजेंट किया जाता है, वेटेड मीन को x बार और सफिक्स में w से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कंबाइंड मीन को x बार और सफिक्स में c से रिप्रेजेंट किया जाता है। x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, x बार सफिक्स में w से, और इसको x बार सफिक्स में c से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, देखो सिंपल मीन क्या है, औसत तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिया था, ये सिंपल मीन का एग्जांपल था। इसका यूज कब किया जाता है, जब श्रेणी के सभी पद लगभग एक समान होते हैं और उनमें सब किसी में भिन्नता बहुत अधिक नहीं होती है, तो उन सबको एक समान ही रखा जाता है, उनमें ये भिन्नता नहीं करी जाती है। तो अगर इस श्रेणी के सभी पद मूल्य लगभग एक ही समान है
तो उसके लिए कैलकुलेशन का सबसे अच्छा तरीका है हमारा सिंपल मीन। लेकिन मान लो कभी ऐसा हो कि श्रेणी के कुछ पद बहुत विशिष्ट हो और कुछ पद उतने विशिष्ट ना हो, कुछ पद सभी बहुत विशिष्ट हो और कुछ उतने ना हो, तो फिर वहां वेटेड मीन का यूज किया जाना चाहिए। जैसे मान लो किसी फैक्ट्री में हम केवल लेबर्स की मिलने वाली मजदूरी का औसत निकालने जा रहे हैं। किसका औसत निकालने जा रहे हैं? केवल लेबर्स की मजदूरी का औसत निकालने जा रहे हैं। तो ये सिंपल है, लगभग जितने भी लेबर काम करते हैं किसी भी फैक्ट्री में उनका औसत रूप से वेतन लगभग एक समान होगा, लगभग एक समान होगा। तो उस औसत को कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपल मीन कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। ओके। लेकिन अगर मैं किसी फैक्ट्री के एम्प्लॉइज का सैलरी कैलकुलेट करने जा रहा हूं औसत रूप में, तो देखो जब मैं बात इंप्लॉइज की कर रहा हूं तो उसमें लेबर्स भी आ जाएंगे। वैसे इंप्लॉय का मतलब तो केवल इंप्लॉय होता है जो मेंटल वर्क करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते, लेकिन मैं जितने भी कर्मचारी हैं वहां की, जब कर्मचारी की बात करूंगा तो सब आ जाएंगे। तो इंप्लॉय जितने भी हैं और लेबर्स, उन सब की वेतन का औसत निकालना चाहता हूं, तो भैया मेरे देखो क्या होगा, जो वहां के डायरेक्टर्स होंगे उनकी सैलरी बहुत हाई फाई होगी, जो मैनेजर्स होंगे उनकी भी सैलरी बढ़िया होगी, जो सुपरवाइजर और फोरमैन है उनकी सैलरी भी अच्छी होगी, और जो लेबर्स हैं उनकी भी सैलरी क्या होगी? सबसे निम्न होगी। सबसे नीचे लेबर्स होंगे, फिर उसके बाद में फोरमैन सुपरवाइजर होंगे, फिर उसके बाद में मैनेजर्स होंगे, फिर उसके बाद में डायरेक्टर्स होंगे। तो ये 4 लेवल बनेंगे ना। अब मान लो मैंने इन सब की सैलरी को जोड़ा, किसी की सैलरी कितनी थी? 20,000 रुपए थी मासिक, किसी की सैलरी कितनी थी? 15,000 रुपए मासिक थी, किसी की सैलरी 10,000 रुपए मासिक थी, और किसी की सैलरी 5,000 रुपए मासिक थी। मैंने सबको जोड़ा और कहा 20 और 15 35 और 10 45 और 5 50, कितना हो गया? 50,000 रुपए महीने का वेतन वहां पर लोग पाते हैं, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 से। इसका मतलब है कि वहां पर 12,500 रुपए औसत रूप से वेतन मिलता है। अगर मैंने सिंपल मीन कैलकुलेट कर दिया तो यही निकल के आएगा। तो ये लोग तो बेमौत मर जाएंगे, इनकी सैलरी तो है ही नहीं इतनी, ये लोग मौज मारेंगे इसके आधार पर अगर डीए वगैरह निर्धारित कर दिया जाए, और ये बेमौत मर जाएंगे। तो इस वजह से आवश्यक क्या है कि यहां पर देखो ये श्रेष्ठ पद हैं, ये श्रेष्ठ हैं, ये श्रेष्ठ हैं, ये निम्न हैं। तो श्रेष्ठ इनका क्रम देना चाहिए, इनको क्रम देना चाहिए। तो क्या करेंगे? तो वेटेड मीन का यूज किया जाना चाहिए। जहां पर कुछ पद श्रेष्ठ हो, कुछ मध्य हो, कुछ निम्न हो, तो फिर वहां पर वेटेड मीन का यूज किया जाना चाहिए। तो वेटेड मीन भी पढ़ेंगे हम लोग, यहां पर वेट दी करके चला जाता है आगे। अच्छा, कंबाइंड मीन क्या है? जैसे एक ही साथ हमको 3-4 औसत दे दिए जाए। जैसे कहा जाए किसी फैक्ट्री में स्त्री भी काम करते, पुरुष भी काम करते, बालक भी काम करते हैं, स्त्री पुरुष बालक सभी काम करते हैं, उनको औसत रूप में सभी को मिलाकर इतनी सैलरी दी जाती है। 100 स्त्रियां हैं, 80 पुरुष हैं और 50 बालक काम करते हैं। तो बताओ इन सबको अलग अलग कितनी सैलरी दी जाती है? मान लो आपको कहा गया कि पुरुषों का औसत रूप से वेतन इतना है, महिलाओं का औसत रूप से वेतन इतना है, तो बालकों का औसत रूप से बताओ वेतन कितना है? अब यार प्रॉब्लम आ गई, कैसे बताएंगे? तो यहां देखो 2-3, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक औसतों का एक साथ औसत निकालना हो, जब 2 या 2 से अधिक औसतों का एक साथ औसत निकालना हो, तो उस औसत को निकालने की विधि को क्या कहा जाता है? कंबाइंड मीन कहा जाता है। कंबाइंड मीन मतलब जॉइंट मीन, कंपाउंड मीन। जब एक साथ हम 2 या 2 से अधिक मीन कैलकुलेट करेंगे एक साथ, तो उनको क्या कहेंगे? कंबाइंड मीन। ओके, देखो जब यहां आओगे आप, जब यहां आओगे तो सीरीज का बहुत महत्व रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज, यहां पर अगर आप कैलकुलेशन करने आओगे तो 2 मेथड होंगे आपके पास में। एक होगा डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड होगा, और एक होगा शॉर्टकट मेथड। कहने को शॉर्टकट है, ये लॉन्ग कट होता है। ठीक है, अगर डायरेक्ट मेथड में आप मीन निकालना चाहते हो तो एक्स बार होगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। ओके, जहां पर सिग्मा एक्स का मतलब है टोटल ऑफ आइटम्स, टोटल ऑफ आइटम्स, और एन का मतलब स्मॉल एन यहां पर रहता है नंबर ऑफ आइटम्स। जैसे मैंने अभी 4 सैलरी ली थी, किसकी किसकी? मैनेजर की, डायरेक्टर की, और फोरमैन सुपरवाइजर की, और लेबर की। तो ये 4 वैल्यूज थी, उनका टोटल किया था, 4 से डिवाइड किया था। तो ये हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में एक्स बार कैलकुलेट करने का बनेगा। अच्छा, अगर यहां आओगे आप, यहां पर आओगे तो क्या फॉर्मूला आपका बनेगा? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ओके, अब यहां पर ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन, सिग्मा डी एक्स का मतलब है टोटल ऑफ डिविएशन ऑफ आइटम्स, और एन का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है ना? तो ये हमारा फॉर्मूला वहां पर बनेगा। आज सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले की बात करने वाला हूं, एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में दूंगा।
और देखो स्टैटिस्टिक्स में क्या है, फॉर्मूला ही महत्वपूर्ण है। एक्चुअली फॉर्मूला होता नहीं यार, अभी मैंने आपको बताया था उधर क्या किया मैंने, उन बच्चों को तो नहीं पता था ना फॉर्मूला कुछ होता है, लेकिन उन्होंने जोड़ के औसत निकाल लिया था। तो मैं फिर कहता हूं आप तो बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक ना। तो देखो ये ऐसे चलते हैं हम लोग, अगर हम रहेंगे इंडिविजुअल सीरीज में तो इस तरीके से कैलकुलेशन करी जाएगी। ओके, बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई है। तो अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल सीरीज की, तो बस इंडिविजुअल सीरीज में इस तरीके से हमको इन 2 पॉइंट्स को फॉलो करना है और इसी के आधार पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज ओवरऑल बात करूंगा इंडिविजुअल सीरीज की और कुछ नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको यहां 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 लेके चला तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, इतने सारे फॉर्मूले आपके पास आ जाएंगे लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसका ऑपरेशन करके सीधे आपको बता दूंगा कि देख लो भाई ऐसे ही होता है। तो चलो इंडिविजुअल सीरीज में एक सॉल्व करके हम लोग प्रॉब्लम इसी के आधार पर देख ही लेते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा, और जो मैंने बताया है वो आपके दिमाग तक पहुंचना चाहिए। चलो देखते हैं क्या करना है। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है, शुरुआत में सीरीज बता चुका हूं, एक ऐसी सीरीज जहां पर रोल नंबर, डेज नेम, मंथ्स नेम, ईयर्स, ठीक है ना, इन पर सीरियल नंबर, इन पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर ये दिए हुए भी हैं तो भी ध्यान नहीं दिया जाता। मान लो हमने कहा कि एक फैक्ट्री में मजदूरों की मजदूरी हमने कलेक्ट करी है, कितने 10 मजदूरों की मजदूरी का हमने कलेक्शन किया हुआ है। तो वेज है हमारे पास, क्या है, वेज, इसको कहेंगे ये एक्स है। क्या कहेंगे, ये एक्स है हमारे पास। ओके, तो देखो एक्स मेरे पास क्या है, हमने कलेक्ट किया है 100 रुपए, 120 रुपए, 130 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए, 140 रुपए, 120 रुपए, 125 रुपए, 125 रुपए, 135 रुपए, 140 रुपए, कितने हो गए, 3 3 6 3 9 1 10 हो गए। ये हमने 10 मजदूरों की मजदूरी कलेक्ट करी है जो अलग अलग जगहों पर काम करते, उस एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं, अलग अलग स्टेप पे काम करते हैं, उनकी मजदूरी ये है। ओके, तो देखो मेरे पास यहां पर क्या होता है, केवल और केवल पद होते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, केवल और केवल पद होते हैं। जैसे मैं यहां पर अगर सीरियल नंबर डाल भी दूं, सीरियल नंबर में डाल दूं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो आप इसको फ्रिक्वेंसी मत मान लेना, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ये फ्रिक्वेंसी नहीं है। आपके पास केवल और केवल क्या है, पद है। ओके, तो जब केवल और केवल पद होते हैं तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो डायरेक्ट मेथड पहले आपको लेके चलता हूं, ये वाला बताता हूं। इसने क्या कहा, टोटल ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स। चलो टोटल ऑफ आइटम्स हम लोग करते हैं सिग्मा एक्स बराबर, इसका टोटल करते हैं 5 5 10, हासिल आ गया है 1 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 5 13 13 और 4 17 17 2 19 19 2 21 21 और 3 हो गया 24 24 और 4 28, हासिल आ गया है 2 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आया, 10 श्रमिकों का मैंने वेतन लिया और वो आया 1280 रुपए। और यहां पर n बराबर नंबर ऑफ आइटम्स, मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कर लिया, मेरे पास दोनों वैल्यूज हो गई। अब यहां ले आओ, एक्स बार निकाल दो आकर के, एक्स बार निकालो, 1280 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 128 पर लेबर। ओके, अगर एक ही क्वेश्चन को आप चाहे इस मेथड से सॉल्व कर लो चाहे इस मेथड से सॉल्व कर लो, डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर एक आएगा, कभी भी चेक करके देख लेना। तो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया, देखो इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने क्या कहा था, टोटल ऑफ आइटम्स, मैंने इन सबको जोड़ लिया, 1280 आया, अपन नंबर ऑफ आइटम्स 10 था, मैंने 1280 को 10 से भाग किया, 128 आ गया। ओके, बात क्लियर है आपको? हाँ जी सर, बात एकदम क्लियर हो गई है, डायरेक्ट मेथड समझ गए, अब कभी नहीं भूलेंगे क्या? हाँ, अब कभी नहीं भूलेंगे सर, एकदम समझ में आ गया है। चलो अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको बताता हूं शॉर्टकट से कैसे सॉल्व किया जाएगा। यही वाला क्वेश्चन अगर मैं शॉर्टकट से सॉल्व करने आऊं तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, ए सिग्मा डीएक्स। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, मतलब हम एक डेविएशन, एक मीन अपने आप एज्यूम कर लेते हैं कि यही मीन है, और फिर एक्चुअल जो आइटम्स हैं उनसे उनका डिस्टेंस देख लेते हैं, फिर जो डिस्टेंस होते हैं उनका टोटल कर लेते हैं और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करके ए के साथ जोड़ लेते हैं, तो हमको पता चल जाता है। ये मेथड क्या है, ये थोड़ा यहां पर सूचनाएं, जो ये वाला कलेक्शन होता है, ये जो 1280 आया है, देखो ये बड़ी वैल्यू आई है, और अगर मैं शॉर्टकट मेथड यूज कर लूं तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये जो 1280 आई है वो उस मेथड में छोटी हो जाती है बस। ओके, तो चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। हम लोग क्या मान लेते हैं, किसको मान लें, 130 को मान लेते हैं, ए क्या मान लिया, ए मैंने किसको मान लिया, 130 को मान लिया। चलो तो करते हैं dx, dx कैसे आता है, x माइनस ए, कैसे आता है, x माइनस ए। x क्या है, ये देखो सारे x दिए हुए हैं आपको, x का मतलब है आइटम्स, तुम्हारी वाली x नहीं, तो देखो x हमने ये मान लिया, सारे x दिए हुए हैं, ए इसको मैंने एज्यूम्ड कर लिया कि यही है मीन। अब हम सबके डिस्टेंस देखते हैं, इससे क्या डिस्टेंस है, तो 100 माइनस 130
माइनस 30, 120 माइनस 130 माइनस 10, 130 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 120 माइनस 130 माइनस 10, फिर यहाँ पे आओगे 150 माइनस 130 आपका 20 आ जाएगा, 140 माइनस 130 10 आएगा, 120 माइनस 10 आएगा, 125 माइनस 5 आएगा, 135 तो प्लस का 5 आएगा, 140 प्लस का 10 आएगा। देख लो 10 वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, सिग्मा डी एक्स, सिग्मा डी एक्स चाहिए। तो देखो माइनस की वैल्यू कर लो पहले, 30 40 50 60 65, माइनस के कितना है 65 है, प्लस का देख लो 20 30 40 45, प्लस का कितना है 45, जोड़ूंगा तो माइनस का आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 20, कितना आएगा माइनस का आ जाएगा 20। ओके, तो यहां पर मैंने टोटल कर लिया -20। एन नहीं बदलेगा, एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स यहां था, नंबर ऑफ आइटम्स यहां है, वो नहीं बदल रहा है, ठीक है ना। डी सिग्मा डी एक्स का बताया था टोटल ऑफ डिविएशन ऑफ आइटम्स, डिविएशन क्या है, ये डिविएशन है। ओके, मैंने डिविएशन निकाल लिया और उसका टोटल कर लिया, तो टोटल कितना आ गया -20 आ गया। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ए मैंने कितना माना था 130 प्लस सिग्मा डी एक्स कितना 120, एन बराबर 10, 20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2, 130 कैसा है प्लस का है और 2 कैसा है माइनस का है, 130 माइनस 2 बराबर 128, कितना 128। यहां पर क्या था आपकी वैल्यू क्या थी 128, यहां पर क्या है 128। ओके, तो उम्मीद है आपको बहुत ही आसानी के साथ में समझ में आ गया होगा इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। और एक अभी तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको स्टार्टिंग करी है, बहुत ही सिंपल तरीके से लेके चल रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है, एकदम से कूद के नहीं ऊपर जाइएगा ना, मैं कभी नहीं करता ऐसे जाओ। देखो हमेशा क्या करो, शुरुआत में सेंट्रल टेंडेंसी पे जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दे दो। सेंट्रल टेंडेंसी समझ में आई, मान लो पूरी स्टैटिस्टिक्स समझ में आ गई। सेंट्रल टेंडेंसी नहीं आती भाई मेरे, आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल पक्का मान लेना, कुछ नहीं आता आपको, बिल्कुल पक्का मान लेना। ओके, तो उम्मीद है आप मीन में कौन सा मेथड, सिंपल मीन में आप क्या समझ सके होंगे, इंडिविजुअल सीरीज कैसे कैलकुलेशन किया जाता है डायरेक्ट मेथड, और कैसे कैलकुलेशन किया जाता है शॉर्टकट मेथड। अगर समझ में आ गया है तो उठाओ किताब और मीन से स्टार्टिंग करो। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सिंपल मीन के और किसके, सिंपल मीन के, सिंपल मीन में कौन कौन से डायरेक्ट जो इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो सारे कर डालो। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, वहां देखेंगे मीन की डिस्क्रीट सीरीज एकदम A to Z। तब तक के लिए जय हिंद।